आज हम लेकर के आए हैं प्रतियोगिता दर्पण फरवरी का एमसीक्यू है। फरवरी 2025 का एमसीक्यू है। आप लोगों के लिए न्यू मंथन क्लासेस ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रही है। आप न्यू मंथन क्लासेस के मंथन ऐप से जुड़ सकते हैं और बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और एसएससी और अन्य जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आज हम जो नया वीडियो लेकर के आए हैं वह प्रतियोगिता दर्पण का है, फरवरी 2025 का है, उसका एमसीक्यू है। तो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व शतरंज चैंपियन 2024 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आप लोग जानते होइएगा डी गुकेश ने जीता है और उसने डिंग लीरेन को हराया था। यह चीनी खिलाड़ी है, यह चीन के खिलाड़ी है और यह सिंगापुर में हुआ था। अर्थात विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था सिंगापुर में और जीता है भारत के डी गुकेश या गुकेश डी। वो विजेता रहा। रनर रहा डिंग लीरेन, वह चीन का था। और आर प्रज्ञानंदा भी भारत का एक बड़ा शतरंज खिलाड़ी है जो हाल में टाटा ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा केवल एक। दूसरा आपका है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल खिताब जीता है? तो इसका ऑप्शन है लक्ष्य सेन, दूसरा है हुआंग भी, जिया हेंग। तो इसका आंसर होगा लक्ष्य सेन, अर्थात आंसर ए। और लक्ष्य सेन ने जिया हेंग को हरा करके जीता है, अर्थात लक्ष्य सेन विनर है। रनर आपका हो गया जिया हेंग और हुआंग भी जो सेकेंड ऑप्शन में है वह डुएट का विजेता है। इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ए। तीसरा है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में किस महिला खिलाड़ी ने महिला एकल जीती है? ऑप्शन है पीवी सिंधु, दूसरे ऑप्शन है लियू है, तीसरा है गायत्री गोपीचंद। तो इसका आंसर होगा ए होगा। और पीवी सिंधु ने लियू को हरा करके जीती है और गायत्री गोपीचंद जो डुएट जो खेल हुआ उसका एक हिस्सा है। उस डुएट का एक प्लेयर है जो डुएट में जीती है। इसलिए इसका आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है। ऑप्शन ए जैसा, सांभी सिल्वा, ग्रेग वार्कले। तो यह जान लीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष बना है जैसा बना है। इससे पहले न्यूजीलैंड के ग्रेग वार्कले था और सांभी सिल्वा है वो एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष है आपका। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुरुषों को जूनियर एशिया कप हॉकी 2024 किस देश ने जीता है? तो यह इसमें ऑप्शन है, एक में भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है ओमान। इसमें भारत पाकिस्तान को हरा करके जीता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका। फिर इसी तरह से आप देखे होइएगा अंडर 19 जो पुरुष क्रिकेट हुआ है उसका भी विजेता अंडर 19 में पुरुष क्रिकेट में विजेता आपका भारत है और वो विजेता बांग्लादेश है।
इसी तरह से T20 मतलब फर्स्ट T20 अंडर 19 का विजेता भी यह फीमेल का आपका है। फर्स्ट T20 अंडर 19 फीमेल का विजेता भारत है और उप विजेता बांग्लादेश। यह भी एक्स्ट्रा याद करके रखिएगा आप, इस दर्पण में था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो 100 रुपया का जारी किया गया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और 5 रुपया का डाक टिकट जारी किया गया था, अर्थात आपका ये याद रखिएगा कि 5 रुपया का डाक टिकट जारी किया गया और 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, 22वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली में आयोजित की गई, यह किससे संबंधित है? तो यह इसका आंसर होगा दिव्यांगजन अर्थात हैंडीकैप, इसलिए इसका ऑप्शन ये है, केवल एक इसका आंसर होगा। अर्थात यह दिव्यांगजन हैंडीकैप से रिलेटेड मेला है, उसके द्वारा जो बनाया गया है हैंडीक्राफ्ट है, उसके लिए आयोजित किया गया था। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, द सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो आप जानते होंगे यह सलमान रश्दी है, इसलिए आंसर हो गया सिर्फ केवल एक, अर्थात ए इसका आंसर होगा। और सलमान रश्दी का जो अन्य किताब है, सलमान रश्दी का जो अन्य किताब आपका है मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके लिए सलमान रश्दी को बुकर पुरस्कार भी दिया गया था, यह याद करके रखिएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का द सैटेनिक वर्सेस के जो लेखक है वह सलमान रश्दी है। सलमान रश्दी का दूसरा किताब का नाम मिडनाइट चिल्ड्रन है और इस बुक को बुकर पुरस्कार मिला था। इसी तरह से तस्लीमा नसरीन के बारे में आप जानते होंगे, वह प्रसिद्ध लेखिका है, बांग्लादेश के। चेतन भगत है, प्रसिद्ध उपन्यासकार है, बहुत सारे किताब लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है आपका है 26 दिसंबर है, 25 दिसंबर है, 28 दिसंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 दिसंबर, अर्थात आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। और यह जान लीजिए वीर बाल दिवस के बारे में कुछ जान लीजिए। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद जो अंतिम गुरु या 10वें गुरु, सिखों के जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह तथा जोरावर सिंह के स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। यदि पूछता है किसके याद में, किसके स्मरण में, तो 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह तथा जोरावर सिंह के स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को आप जानते होंगे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। 28 दिसंबर को आप जानते हैं इसी दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें है 2024 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन में डोनाल्ड ट्रंप है, बेंजामिन नेतन्याहू आपका है, तीसरा है पुतिन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डोनाल्ड ट्रंप को घोषित किया गया 2024 में। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप है, 2023 में
स्विफ्ट नाम का एक पॉप सिंगर था, उसको मिला था। 2022 में जेलेंस्की को मिला था, अर्थात 2022 में जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिला था। 2023 में स्विफ्ट को, जो पॉप सिंगर था, और 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ए होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, फीफा 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? ऑप्शन है 1 में विनीसियस जूनियर, एमिलियानो मार्टिनेज, कार्लो एसिले लोधी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, अर्थात ए हो जाएगा। विनीसियस जूनियर ब्राजील का खिलाड़ी है। एमिलियानो मार्टिनेज गोलकीपर, बेस्ट गोलकीपर का पुरस्कार मिला है। कार्लो एसी लोधी को बेस्ट मेल कोच का पुरस्कार मिला है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ए। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, फीफा 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है एताना बोनमाती, दूसरा है अलीसा नायहर, तीसरा है संभा हायस। तो इसका आंसर हो जाएगा एताना बोनमाती, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। वो स्पेन के खिलाड़ी है और प्रसिद्ध खिलाड़ी है, यह फुटबॉल के महिला खिलाड़ी है। इसी तरह से असीला नायहर को बेस्ट गोलकीपर के लिए मिला है। हायस को बेस्ट फीमेल कोच के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, WTA 2024 के प्लेयर ऑफ द ईयर अर्थात पुरुष मेल में पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है यानिक सिनर, मार्शल अरवाला, तीसरा है मेट पॉबिक। तो आपका इसका आंसर है यानिक सिनर, अर्थात ऑप्शन ए, अर्थात केवल एक। और ड्यूएट प्लेयर ऑफ द ईयर में मार्शल अरवाला और मेट पॉबी को दिया गया है। ड्यूएट में दिया गया है मार्शल और मेट को। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, WTA 2024 के प्लेयर ऑफ द पुरस्कार महिला श्रेणी में किसे दिया गया है? ऑप्शन है आरियाना सवालेंका, यह बेलारूस की है। सारा इरानियो, तीसरा है जास्मिन पाओलिन। तो यह जान लीजिएगा कि आरियाना सवालेंका बेलारूस की है और आंसर होगा ए, ऑप्शन ए होगा। बाकी जो ऑप्शन है सारा इरानियो और जास्मिन पाओलिन डुएट प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्याज सम्मान 2024 कौन देश को वासी बेनू की डायरी के लिए किसे दिया गया है? अर्थात ब्याज सम्मान 2024, इसको हम 34वां भी ब्याज सम्मान कहते हैं। यह किसको दिया गया है? यह किसकी रचना है? कौन देश को वासी बेनू की डायरी की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरवाला की रचना है कौन देश को वासी बेनू की डायरी। इसी के लिए, इस बुक के लिए ब्याज सम्मान 2024 अर्थात 34वां 34वां ब्याज सम्मान सुरवाला को दिया गया है। 33वां पुष्पा भारती को दिया गया था और पुष्पा भारती की रचना है यादें 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 सिर्फ यादें सिर्फ यादें। फिर 32वां ब्याज सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था और उनका किताब था पागलखाना नामक बुक के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां ब्याज सम्मान दिया गया था। 33वां ब्याज सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया था 2023 में, 2023 का।
और पुष्प 2023 का 33वां ब्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया था। वो बुक का नाम था यादें यादें और सिर्फ यादें। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात सुजबाला को दिया गया था। 16वां क्वेश्चन नंबर 16वां है, आरबीआई के गवर्नर है। ऑप्शन ए में संजय मल्होत्रा, आप जानते होंगे। शक्तिकांत दास। तीसरा है डॉक्टर उर्जित आर पटेल। तो आप जान लीजिए, आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में हुआ था। और फर्स्ट जो गवर्नर था वो स्वर्ण स्मिथ था, वो स्वर्ण स्मिथ। और अभी का जो गवर्नर है 26वां, वो आपका संजय मल्होत्रा है, संजय मल्होत्रा। 25वां शक्तिकांत दास थे, शक्तिकांत दास। और 24वां डॉक्टर उर्जित पटेल थे। तो आप ये तीनों चारों लाइन याद करके रखिएगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 16 का सिर्फ ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम। दूसरा ऑप्शन है जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। तीसरा ऑप्शन है जस्टिस रघुनाथ मिश्र। तो यह जान लीजिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में किया गया था। स्थापना इसका किया गया 1993 में। और जो पहला इस आयोग के अध्यक्ष थे रघुनाथ मिश्र थे, जस्टिस रघुनाथ मिश्र। अरुण कुमार मिश्र 8वां थे, ऑप्शन में जो है अरुण कुमार मिश्र 8वां थे, जस्टिस अरुण कुमार मिश्र। वर्तमान में अभी नियुक्त किया गया है 9वां, वह जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम को। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, अर्थात ए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, जलवाहक योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है पहला कि जलमार्ग से कार्गो परिवहन से, अर्थात लॉजिस्टिक के परिवहन से है, जल खेल से, जल पर्यटन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक हो जाएगा। अर्थात यह जल मार्ग से जो नेशनल वाटर 1, 2, 3 से जो लॉजिस्टिक का परिवहन होगा, वस्तुओं का परिवहन किया जाएगा, उससे संबंधित है। अर्थात इसका आंसर होगा जल मार्ग से कार्गो परिवहन से। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसानों के लिए जमानत मुक्त ऋण की सीमा कितनी बढ़ाई गई है? तो यह 2 लाख है। ऑप्शन पहला ऑप्शन था 1.60 लाख, दूसरा ऑप्शन था 2 लाख, तीसरा था 5 लाख। जमानत मुक्त ऋण 2 लाख के लिए बढ़ा दी गई, अर्थात आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का 2026 से आधार वर्ष क्या होगा, बेस ईयर क्या होगा? तो अभी जो वर्तमान में बेस ईयर है राष्ट्रीय आय लेखांकन का 2011-12 है। 2022-23 से 2022-23 से 2026 से इसका जो आधार वर्ष हो जाएगा 2022-23 हो जाएगा। अर्थात राष्ट्रीय आय लेखांकन का 2026 से आधार वर्ष क्या होगा? 2022-23। अर्थात आंसर हो जाएगा बी। अभी वर्तमान में इसका आधार वर्ष है 2011-12 और 2026 हो जाएगा 2022-23 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश के द्वारा 3 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में
पश्चिम एशिया के विवाद को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रस्ताव लाया गया, जिसके पक्ष में भारत मतदान किया है। आप जानते हैं कि अभी इजराइल और हमास में लड़ाई चल रहा था, अभी युद्ध विराम हुआ है, और द्विराष्ट्र सिद्धांत का संबंध अभी फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, तो इजराइल को भी इजराइल तो एक देश है ही, साथ साथ फिलिस्तीन को भी एक देश के रूप में मान्यता देने की बात कही जा रही है। फिलिस्तीन को एक देश बना दिया जाए, एक राष्ट्र बना दिया जाए, एक इजराइल तो है। इस तरह से वहाँ की जो समस्या है, फिलिस्तीन की जो समस्या है, वह समाप्त हो जाए। तो इसके लिए जो प्रस्ताव लाया था वह देश था सेनेगल, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था? अभी आप सुने होइएगा। ऑप्शन है उत्तर कोरिया है, ऑप्शन दूसरा है दक्षिण कोरिया है, फिर श्रीलंका है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया, अर्थात आंसर हो जाएगा इसका भी बी हो जाएगा। अर्थात दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति था इन लोक सियोल, वही मार्शल लॉ कर दिया था, जिस पर महाभियोग भी लाया गया है, और दक्षिण कोरिया का वह तीसरा राष्ट्रपति है जिसके ऊपर महाभियोग लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल में नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान से 22 दिसंबर 2024 को सम्मानित किया? ऑप्शन है सऊदी अरब, दूसरा ऑप्शन है कुवैत, ए और बी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा बी। ऑप्शन होगा इसका सही होगा बी, अर्थात कुवैत ने दिया है। मुबारक अल कबीर नामक पुरस्कार दिया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, उसका सर्वोच्च सम्मान है, उससे सम्मानित किया है, अर्थात आंसर होगा कुवैत, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2030 में फीफा विश्व कप की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा? ऑप्शन एक में स्पेन है, पुर्तगाल है, दूसरा में मोरक्को है, तीसरा में सऊदी अरब है। तो यह जान लीजिए कि जो 2030 का जो फीफा विश्व वर्ल्ड कप होगा वह स्पेन में भी होगा, पुर्तगाल में भी होगा और मोरक्को में भी होगा। अर्थात इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 2034 का फीफा विश्व कप सऊदी अरब में किया जाएगा आपका। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुज कुमार दिसानायके किस देश के राष्ट्रपति है? तो यह श्रीलंका के हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हयात तहरीर अल शाम STS नामक संगठन किस देश पर कब्जा किया है? ऑप्शन है यमन, दूसरा ऑप्शन है सीरिया, तीसरा है लेबनान। तो इसका आंसर है सीरिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अभी आप जान रहे होंगे सीरिया क्या है। सीरिया में बशर अल असद का शासन था, बशर अल असद का शासन था। 8 दिसंबर 2024 को STS ने सीरिया पर कब्जा कर लिया और बशर अल असद रूस चला गया। और STS का जो हेड है मोहम्मद अल जुलानी है, और वर्तमान में जो सीरिया का राष्ट्रपति है मोहम्मद अल असर है, मोहम्मद अल असर। था जुलानी इसका हेड था STS का।
क्वेश्चन नंबर 27 है, देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन है 25.17%, दूसरा है 21.76%, तीसरा है 25.10%। तो यह जान लीजिएगा, टोटल फॉरेस्ट वन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अर्थात कुल वन तथा वृक्ष आवरण मिलाकर के 25.17% है। या क्वेश्चन पूछा गया है कि सिर्फ वन का, तो इसका आंसर हो जाएगा 21.76%। अर्थात यदि टोटल फॉरेस्ट कुल वन और वृक्ष आवरण दोनों मिलाकर पूछेगा तो 25.17 है, और सिर्फ वन का प्रतिशत पूछता है तो 21.76% है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी हो जाएगा आपका। फिर इस डेटा को याद करके रखिएगा आप। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में है? तो इसमें क्रम से आपको बताते हैं। प्रथम स्थान पर एमपी है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, अर्थात आंसर बी हो जाएगा। अर्थात सबसे अधिक जो वन है एमपी में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रतिशत के आधार पर वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन आवरण किस राज्य में पाया जाता है? तो आप जान लीजिएगा कि लक्षद्वीप में फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो सबसे अधिक लक्षद्वीप में है 91% करीब में, मिजोरम में 88 है, और इसमें अंडमान निकोबार में मिजोरम में 85% है और अंडमान निकोबार में 81% आपका है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, अर्थात ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस किस राज्यों में सर्वाधिक वन तथा वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। अर्थात ये तीनों में वन तथा वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात सबसे अधिक इसमें वृद्धि हुआ है। जो वृद्धि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में है, प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है, उसके बाद यूपी है, उसके बाद उड़ीसा आपका है, उड़ीसा। ये सारा डेटा आप लोग याद करके रखिएगा, अभी जो भी एग्जाम होने वाले उसमें पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में है? तो पहले आप समझे मैंग्रोव वन होता क्या है। अर्थात जहाँ भी खारा पानी में, अर्थात जहाँ लवणता पाई थी, लवणता वाली पानी में, लवणीय पानी में यह वन पाया जाता है। लवणीय पानी में अर्थात जहाँ खारा पानी में। और भारत के सभी तटीय राज्य, अर्थात कुल तटीय राज्य कितना है? 9 है। 9 राज्य में यूटी कितना है? 3 है। अर्थात सभी तटीय राज्य अर्थात 9 राज्यों में तथा 3 यूटी में मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो मैंग्रोव वन का ये समझ लीजिए, यह लवणीय जल में या खारा जल में यह उगता है, इसका विकास होता है।
और भारत के जो सभी तटीय राज्य हैं, 9 राज्य तटीय राज्य हैं, जैसे आप पश्चिमी तट पर जाइएगा तो ऊपर से देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। फिर पूर्वी तट पर आइएगा, ऊपर से यदि आप देखते हैं तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, इसलिए 9 तटीय राज्य है। वहाँ पर यह मैंग्रोव वन पाया जाता है। दूसरा यूटी है, आपका पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर नागर हवेली। इसमें आपको दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये 3 में आपका ये मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन आप ये जानिएगा पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें मैंग्रोव वन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, नगास्त्र ओन क्या है? युद्धपोत, ड्रोन, मिसाइल, यह ड्रोन है यह, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, K9 वज्र टी क्या है? युद्धपोत है, ड्रोन है, तोप है, तो यह तोप है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी ड्रोन के बारे में बतलाए थे कि नगास्त्र 1 है, ड्रोन है वो, और उसको DRDO विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 57वां रातापानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वह MP में है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। जो 56वां टाइगर रिजर्व था, 56वां टाइगर रिजर्व, वह छत्तीसगढ़ में था। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व 56वां था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 34 का बी, अर्थात 57वां या 57वां जो टाइगर रिजर्व है रातापानी, वो MP में स्थित है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 है, INS मिसाइल युद्धपोत तुसिल किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा रूस, अर्थात ऑप्शन बी हो गया। अभी अमेरिका से आपको P-81 जो सर्विलांस विमान है, समुद्री सर्विलांस के लिए लिया गया है P-81, और अभी मोदी जी गए थे अमेरिका में, तो आपका F-35 पर बात चल रही है। फिर और पर बात चल रही है फ्रांस से, आप जानते हैं राफेल लिया गया था। पूछा भी है क्वेश्चन फ्रांस राफेल वाला कि राफेल विमान का सबसे पहले लैंडिंग कहाँ किया गया था, या पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 है, PSLV C-59 के जरिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सोलर मिशन प्रोबा के तहत किस उपग्रह को छोड़ा गया है? तो क्रोनोग्राफ और ऑकल्टर है। आप जानते हैं कि आदित्य भारत का है, आदित्य 1 जो सूर्य के बाहरी जो वायुमंडल है उसके अध्ययन के लिए भेजा गया है भारत के द्वारा। और क्रोनोग्राफ और ऑकल्टर, अर्थात इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक डी। तो क्रोनोग्राफ PSLV C-59 से क्रोनोग्राफ और ऑकल्टर छोड़ा गया, और यह सोलर जो सन है उसका जो कोरोना भाग है उसका अध्ययन करेगा। आप जानते हैं कि कोरोना में जो उसका बाहरी भाग है उसमें सबसे अधिक ताप पाया जाता है।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 है, एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक किसके तहत संसद में प्रस्तुत किया गया? तो आप जान लीजिए 127वां, 128वां, 129वां। 127वां के तहत राज्य को ओबीसी से संबंधित सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। 128वां में महिला आरक्षण से है। इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की देने की बात कही गई है। 129वां के तहत एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक लाया गया। 129वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, अर्थात ये हो जाएगा। ये तीनों संशोधन याद करके रखिएगा। 127वां क्या है, 128वां में क्या था, 129वां में क्या था। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक देश एक चुनाव संविधान संशोधन के तहत किस अनुच्छेद में संशोधन किया जाएगा तथा किसे इसमें जोड़ा जाएगा? तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। 83 है, 172 है और इसमें 82A ऐड किया जाएगा, अर्थात एक देश एक चुनाव के लिए 127 है। 327 आपका है आर्टिकल 327, आर्टिकल 83, 172, 82A, अर्थात 82A आपका है आर्टिकल 82A। आपको एक साथ चुनाव की बात है, लोकसभा और विधानसभा के लिए, एक देश एक चुनाव के लिए। दूसरा क्या है कि 83 में आपका है कि संसद का कार्यकाल के संबंध में है। 83 संसद के कार्यकाल से संबंधित है। फिर आपका 172 आर्टिकल 172, आर्टिकल 172 विधानमंडल के राज्य विधानमंडल के कार्यकाल से संबंधित है। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग फरवरी 2025 का जो दर्पण है उसका जो एमसीक्यू है उस पर चर्चा किया। फिर अगला वीडियो में हम फरवरी को पढ़ाएंगे आपको। फरवरी से संबंधित जो भी होगा उसके न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इसी तरह से फिर हम मार्च के दर्पण को लेकर के आएंगे, उसका एमसीक्यू लेकर के आएंगे। फिर से आपको रिकॉल करा दे रहे हैं कि न्यू मंथन क्लासेस ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रही है। आप मंथन ऐप से जुड़े और जो भी कोर्स लाई जाएगी उसका लाभ उठाए। इसी के साथ धन्यवाद। फिर हम अगला वीडियो में मिलेंगे आपसे।